पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए व्हाट्सएप नंबर 9310781008 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9310781008। ईमेल आईडी jeevdaya@arham.yoga। एयपदेशो विअडु राणाखंदपदेश दोहोदी बहुदेशो उभयारा तीर्णयकाओ बढ़न्ति सवंडो एयपदेशो विअडु यह क्या बताया जा रहा है? परमाणु के बारे में कुछ बताया जा रहा है। पहले गाथा का अर्थ समझते हैं, उसके बाद में उसका भावार्थ समझते हैं। ए प्रदेशो माने एक प्रदेश वाला, वी माने भी, अणु माने अणु या परमाणु। एक प्रदेश वाला भी जो अणु होता है वह णाणा माने अनेक, णाणा माने नाना, नाना माने अनेक, बहुत से, खंदक, खंड, खंड माने स्कंध, प्रदेश दो, बहुत स्कंधों के प्रदेश वाला होने से होता है। क्या होता है? बहुदेशो, बहुत प्रदेश वाला वह होता है। कौन होता है? अणु भी बहुत सारे स्कंधों को, बहुत सारे स्कंधों के प्रदेशों को अपना स्थान देता है और उस वाला हो जाता है, इसलिए अणु भी बहुप्रदेशी कहलाता है। ओव्यारा माने उपचार से, किससे? उपचार से। तेण इसलिए, काओ इसलिए उसको क्या बोलते हैं? काओ माने काय कहते हैं। कौन कहते हैं? भड़ंती माने कहते हैं। सवंडु माने सर्वज्ञ भगवान, उसको काय कहते हैं। समझ आया? कुछ नहीं आया? फिर क्या करें? एक प्रदेश भी अणु उपचार से काय कहलाता है, क्योंकि वह अनंत और भी स्कंधों को या अनंत और भी परमाणुओं को वह अपने में समाहित कर लेता है ना। ग्राउंड यह है कि जब पंचास्ति काय का वर्णन किया जा रहा था तब आपको बताया था कि 6 द्रव्यों में केवल काल द्रव्य ऐसा है जिसके प्रदेश केवल एक ही होते हैं, बहुप्रदेशी वह नहीं होता।
इसलिए वह काय नहीं कहलाता, इसलिए उसको अस्थिकाय नहीं कहते। ये तो ध्यान आ गया। अब यहाँ पर किसी ने पूछा, मानो कि अगर आप कालाणु को एक प्रदेश वाला मानते हैं और उसको अस्थिकाय नहीं कहते हैं, तो परमाणु भी तो एक प्रदेश वाला होता है, और वो परमाणु पुद्गल का ही एक रूप है। तो उस पुद्गल के परमाणु को आप अस्थिकाय कैसे कह सकोगे? समझ आया? जैसे कालाणु को अस्थिकाय नहीं कहा क्योंकि उसका एक प्रदेश है, अस्तित्व होते हुए भी उसको हमने अस्थिकाय नहीं कहा, ऐसे ही पुद्गल के भी परमाणु को आप अस्थिकाय कैसे कहोगे? समझ आया? तो उसके लिए यहाँ उत्तर दिया गया एक तरह से कि पुद्गल के उस अणु को एक प्रदेश वाला होने पर भी हम काय कह सकते हैं, लेकिन वो काय कैसे कह सकते हैं? उपचार से, है ना। उपचार का मतलब ये होता है कि जिसमें वैसा बनने की योग्यता हो, लेकिन अभी वो वैसा न हो, तो उसे वर्तमान में वैसा कहना जो आगे बनेगा उसे उपचार से वैसा कहा जाता है। ज़्यादा लंबी परिभाषा हो गई उपचार की। नहीं समझ आया? जैसे कि कोई राजा का पुत्र है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? आइए राजा साहब। भावी राजा है, अभी राजा नहीं है, तो हम उस राजा के पुत्र को भी हम क्या बोल देते हैं? ये भी भाई राजा हैं, नहीं बोलना पड़ता? हाँ, ये भी राजा है। तो राजा के पुत्र को राजा कहना ये वस्तुतः क्या है? वस्तुतः तो वो पुत्र राजा है नहीं, लेकिन हम उसे क्या बोल देते हैं? राजा, क्योंकि ये आगे राजा बनेगा या राजा बनने की क्षमता रखता है, राजा बनने की योग्यता इसमें है। समझ आ रहा है? अब एक वो राजा का पुत्र है, और एक कोई उसके ही पड़ोस में रहने वाला किसी सामान्य व्यक्ति का पुत्र है। क्या समझ आ रहा है? तो राजा किसको कहा जाएगा? राजा के ही पुत्र को राजा का। तो उपचार उसी में लगेगा जिसमें योग्यता होगी। क्या होगी? आगे कुछ बनने की, कुछ वैसा होने की, वैसा होने की। समझ आ गया? और सामान्य व्यक्ति, मान लो वो उससे ज़्यादा बहादुर है राजा के पुत्र से। क्या समझ आया? वो ज़्यादा बहादुर भी है, योग्य भी है, लेकिन फिर भी कोई उसको राजा नहीं कहेगा, क्योंकि उसमें अभी वो होने की योग्यता नहीं है। समझ आ गया? तो उपचार भी उसी में लगाया जाता है जिसमें कुछ होने की योग्यता होती है। आगे बात समझ में? तो एक तो होता है काल द्रव्य जिसे हम कहते हैं कालाणु, और एक होता है अणु परमाणु जिसे हम पुद्गल का छोटा सबसे सूक्ष्म कण कहते हैं। तो वो पुद्गल का कण है, वो पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा कण है, और वो काल द्रव्य का अपना द्रव्य है। तो पुद्गल के उस अणु में तो क्षमता है कि वो अपने अंदर अनेक स्कंधों को धारण कर सकता है। माने एक परमाणु में अनेक, वहीं से एक मिनट रुक, एक परमाणु में अनेक क्या रह सकते हैं? और भी अनंत परमाणु रह सकते हैं। समझ आ रहा है? माने एक परमाणु जितना स्थान घेरता है उसी स्थान पर कितने और भी अनेक अनंत परमाणु रह सकते हैं, है ना। इसलिए परमाणु को तो, इधर ध्यान दो, इसलिए परमाणु को उपचार से क्या कहा जाता है?
बहुप्रदेशी, क्योंकि उस एक परमाणु में अनेक प्रदेशों को या अनेक परमाणुओं को धारण करने की क्षमता होती है। समझ आ गया? लेकिन जो कालाणु है वो कभी भी एक से अधिक कालाणुओं को अपने में या कोई दूसरे अणुओं को अपने में धारण नहीं कर सकता। वो हमेशा एक सिंगल एटम के रूप में एक ही द्रव्य रहेगा। समझ आ गया? इसलिए यहाँ कहा गया कि एक प्रदेश वाला अणु होकर के भी उसे हम काय उपचार से कह सकते हैं, क्योंकि आगे उसमें काय बनने की क्षमता है, योग्यता है। वो तो अणु काय बन जाएगा, लेकिन कालाणु कभी भी काय नहीं बनेगा। उसके प्रदेश एक हैं तो एक ही रहेंगे, वो कभी भी बहुप्रदेशी नहीं होगा। यही यहाँ पर समझाया गया। आ गया समझ में? ये किसने समझाया, किसने कहा? सर्वज्ञ देव ने। ठीक है, जब सर्वज्ञ देव समझा रहे थे, जब तो कह रहे थे कुछ समझ में नहीं आया। क्या कह रहे? हाँ, कुछ पूछ रहे हो? कोई क्या पूछ रहे? क्या? एक प्रदेशी को अप्रदेशी भी कहा जाता है ना? जैसे कोई एक संख्या में, है ना, अब मान लो आपके घर में गेहूं तो नहीं है, एक गेहूं का दाना रखा है, तो क्या कहा जाएगा? हाँ भाई गेहूं रखा है। तो वो होते हुए भी नहीं के बराबर, है ना? तो ऐसे ही आप कहोगे नहीं है तो है। अब है तो क्या है? तो अगर है तो भैया एक ही दाना समझ के रख लो। अब है भी है तो वो नहीं के बराबर ही है। समझ आ रहा है? जैसे बोलते ना, ऊंट के मुंह में जीरा है। एक आसन करने बैठ जाओ और बस कहना, बस हम एक गिलास खाएंगे और एक गिलास में भी सबसे छोटा जो बनेगा वो खाएंगे। तो मतलब खाया और नहीं खाया बराबर हो गया। तो फिर भी कहा तो जाएगा आपने खाया तो है, कुछ तो खाया है, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाया, ऐसा ही जैसा। तो ऐसे ही एक प्रदेश होते हुए भी वो प्रदेश नहीं है, अप्रदेशी उसको कहा जाता है। क्योंकि जब प्रदेश से रहित हो जाएगा तो द्रव्य ही नहीं रहेगा, फिर तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, तो द्रव्य ही नहीं होगा। तो कोई भी द्रव्य हो उसका कम से कम एक प्रदेश तो वह रहेगा ही। तो कालाणु का एक प्रदेश वाला ही द्रव्य होता है ना? बाकी के द्रव्य तो सब बहुप्रदेशी हैं ही, और परमाणु भी एक प्रदेशी होता है। तो वह भी जो है अप्रदेशी, उसको भी उस स्थिति में कहेंगे जब उसके पास कोई भी प्रदेश न हो। समझ आ रहा है? इसी से ये एटम बॉम्ब बनते हैं, इसी सिद्धांत से। माने एक एटम के अंदर इतनी ऊर्जा भर देना, इतनी ऊर्जा भर देना कि वह एटम ही जो है जब फूटे तो बॉम्ब का काम करे। तो वो क्यों हो पाता है? इसी सिद्धांत से हो पाता है। एक अणु में इतनी क्षमता रहती है कि वो अनेक अनंत अणुओं को अपने अंदर समाहित कर सकता है। उस एटम में इतनी एनर्जी हम उसके अंदर डाल सकते हैं किसी भी प्रोसेस से। समझ आ रहा है? तो इसी से बनते हैं एटम बॉम्ब, क्योंकि उस एटम में इतनी क्षमता रहती है। आगे बात समझ में? देखने में तो पटाखा छोटा सा लगता है? और जब फूटता है तो कितनी आवाज करता है, और कितना धुआं करता है, और कितना प्रदूषण करता है, और कितने कान फाड़ता है। तो ये किससे? उसके अंदर की जो शक्ति है वो जितनी उसकी आपको अवगाहना दिख रही है, या जितना उसकी आपको बस साइज दिख रही है, वो उतनी ही नहीं है, उसके अंदर बहुत कुछ है। तो ऐसे ही अणु में ये शक्ति रहती है, वो अनंत अणुओं को अपने अंदर उसी एक पॉइंट पर रख सकता है, समाहित कर सकता है ना? इसलिए उसको हम उपचार से काय बोलते हैं। ये यहाँ समझाया गया। ठीक बात? कुछ तो बोलो, तब तो आगे बढ़े हैं। आगे समझ में? चलो,
अब यह इस चैप्टर की अंतिम गाथा है ना। 6 द्रव्यों का प्रकरण अब यहाँ पर पूर्ण होगा, उसके बाद में एक नया प्रकरण शुरू होगा। ऐसे इसमें 3 चैप्टर हैं। कितने? हाँ, तो पहला चैप्टर आपका आज पूरा हो रहा है। जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलाणुवठद्दम तम खुपदे समजाणे सव्वाणुत्थान दाणरिहम। समझ आ गया? एटम किसको बोलते हैं? जो पुद्गल का स्कंद है वही, समझ आ रहा है, इतना तोड़ा जाए, इतना तोड़ा जाए, इतना तोड़ा जाए कि उसका फिर कोई सब डिवीजन ना हो सके। समझ आ रहा है? उसका फिर कोई हम दूसरा पार्ट न बना सकें, तो वह कहलाता है अविभागी पुद्गल अणु। उस पुद्गल को क्या बोलते हैं? अविभागी, माने जिसका विभाग, विभाजन, डिवाइडेशन फर्दर नहीं हो सकता, उसको हम बोलते हैं इनडिवाइजिबल एटम। क्या समझ आया? जिसका कि फिर से कोई विखंडन खंडन नहीं हो सकता। तो वही देखो इसमें लिखा है जावदीयम आयासम। जावदीयम माने जितना, आयासम माने आकाश, मतलब एज मच स्पेस, है ना, इज कवर्ड बाई एन इनडिविजिबल एटम। अविभागी परमाणु के द्वारा जितना स्पेस कवर्ड किया जाएगा, जितना स्पेस घेरा जाएगा, समझ आ रहा है? और कैसा है? अविभागी पुग्गलाणुवठद्दम, माने उसके द्वारा जितना स्थान व्याप्त है। तम खु, उसी को, पदेशम माने प्रदेश, जाने माने तुम जानो। अब यहां आकर के एट लास्ट इस चैप्टर के अंदर अब बता रहे हैं प्रदेश किसे कहते हैं। समझ आ रहा है? अब जब से हम अगर यूं ही कहते रहते आगे बताएंगे आगे बताएंगे, अभी रुको अभी कुछ नहीं बता रहे तुम्हें प्रदेश किसे कहते हैं, जब तक तुम्हें कुछ समझ में आता है तो वो चीज़ तुम्हें पहले ही बता दी थी। प्रदेश किसे कहते हैं? एक परमाणु जितना स्पेस घेरता है उसका नाम प्रदेश है। समझ आ रहा? वो यहाँ कहा जा रहा है। क्या समझ आया? जावदीयम आयासम मतलब जितना आकाश। फिर आगे अविभागी माने विभाग से रहित, है ना, पुग्गलाणु पुद्गल अणु के द्वारा, उवठद्दम माने व्याप्त है, घेरा गया है, तम उसको, पदेशम जाने उसको तुम प्रदेश जानो। ये प्रदेश की परिभाषा हो गई। ठीक है? अब प्रदेश क्या होता है तो बता दोगे? क्या बता दोगे? प्राकृत में कि इंग्लिश में कि हिंदी में? हैं? तीनों में बता दोगे? तो प्राकृत में क्या बोलोगे? प्रदेश किसे कहते हैं? जावदीयम तमखु प्रदेशम जाने, बस इतना ही बोलना है, उसको तुम प्रदेश जानना। ठीक है ना? बस इतना बोल देना। और इंग्लिश में कवर्ड बाई किसके द्वारा? बस इंडिविजुअल एटम के द्वारा जो कवर्ड हो गया स्पेस, दैट इज कॉल्ड प्रदेश। बस। ठीक है? और हिंदी में तो आता ही है, सुना ना? बच्चे सुनाएंगे आगे वाले, सुनाओ, बोलो तो।
उसको प्रदेश कहते हैं। हाथ ज़्यादा हिलते हैं, शब्द कम निकलते हैं। ये आजकल के बच्चों की स्टाइल हो गई है बोलते कम है, हिलते ज़्यादा है समझ आ रहा है? हाँ, नहीं ये बच्चों की, ये सब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की पता नहीं क्या स्टाइल रहती है। बोलते कम है, हिलते ज़्यादा है। चलो अब बिना हिले बोलो। बोलो, बोल। हाँ हाँ तुम ही। जितना एक परमाणु स्पेस घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं, ठीक है ना। ये इंग्लिश भी अच्छी होती है। इंग्लिश जानते हो? एक इंग्लिश होती है, एक हिंदी होती है, एक इंग्लिश होती है। इंग्लिश का मतलब होता है हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है ना। तो उसमें भी थोड़ा ठीक रहता है। तो इस तरह से यह प्रदेश की परिभाषा के साथ में 6 द्रव्यों का वर्णन पूर्ण हो जाता है। समझ आ रहा है? अब आप कहोगे महाराज इससे हमें क्या मिलेगा? क्या समझ आया? है ना? नॉलेज का हम क्या करेंगे? काम किस में आएगी? रोटी बनाने में कि पैसा कमाने में? कुछ में काम नहीं आनी है नॉलेज। नॉलेज किस में काम आएगी? सही सही बताओ, नॉलेज किस में काम आएगी? ये नॉलेज किस काम में आने वाली? कुछ काम में नहीं आने वाली। धर्म के ज्ञान से होगा क्या, ये तो पूछ रहा हूं मैं। अब इस नॉलेज से क्या करोगे? नॉलेज तो हो गई। अरे बाप रे बाप, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। चलो ठीक है, कम से कम कुछ तो बोलने लगे तुम लोग हैं? समझ आ रही है क्या बोल रहे हैं? मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। मतलब क्या हो गया कि जो इन 6 द्रव्यों को न जानता है न मानता है उसे क्या समझना? हाँ, और जो इन 6 द्रव्यों को जानने लगे और मानना भी है, अभी तो जाना है, केवल जानने के साथ साथ फिर क्या करना? हाँ, जब मानने लगे तो कहलाएगा सम्यक दृष्टि। समझ आ रहा है? तो ये नॉलेज इसीलिए दी जाती है कि जब आपको ज्ञान होगा तभी आप कुछ उस तरह की चीज को मानोगे। समझ आ रहा है? तो सम्यक दर्शन के कारणों में बताया जाता है 6 द्रव्यों के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। इन 6 द्रव्यों का क्या करना? हमें इनकी श्रद्धा करनी, आस्था करनी। इसलिए बीच बीच में कितनी बार आया, जिनेंद्र देव ने कहा, सर्वज्ञ भगवान ने कहा, ऐसा बोला ना बार बार। तो ये इसीलिए बोला कि ये हर कोई नहीं बता सकता, ये सूक्ष्म बातें ये हर कोई नहीं जान सकता। ये जिनेंद्र भगवान ने जाना, उन्हीं ने बताया। इसलिए इनकी बात पर इसी रूप में श्रद्धान करना कि जिनेंद्र भगवान ने जो कहा वो कुछ भी गलत नहीं है। सुन रहे बच्चों? पक्का है? अब अगर कोई तुमसे कहे, है ना, कि हमने एटम को देख लिया, है ना, एटम हमने पकड़ लिया, एटम के अंदर और भी न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब हमने देख लिए, तो फिर क्या बोलोगे? कि जो तुमने एटम पकड़ लिया, वो देख लिया, वो एटम तो कभी भी, अब उसका तो कोई दूसरा पार्ट हो ही नहीं सकता। अब उस एटम का वो और भी माइक्रो एटम हो रहा है, नैनो एटम हो रहा है, मैनो एटम हो रहा है, सब उसके पार्ट बनाए जा रहे हो, तो वो एटम का रहा फिर वो। क्या समझ आया? है? जो लोग साइंस ही तो कर रही है? अब एटम का भी जो है ना, और भी उसका 1000वां पार्ट बना दिया, माइक्रो एटम, नैनो एटम, कौन कौन से एटम बना देते हैं। तो यहां तो क्या कहा जा रहा है कि एटम कौन सा है? जिसको कि हम फिर कुछ भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो एक तो इनडिविजिबल भी है और इनविजिबल भी है। क्या समझ आया? हाँ, जो इनडिविजिबल होगा वो इनविजिबल भी होगा। तो इनविजिबल इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि वो हमारी आंखों से नहीं दिखता, किसी भी माइक्रोस्कोप से भी उसको पकड़ा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं इनविजिबल।
तो उसका कोई पार्ट नहीं हो सकता, मतलब जो एटम यहाँ बताया जा रहा है उसका कोई भी पार्ट नहीं हो सकता, और जो साइंस में हमें एटम बताया जाता है उसके पार्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एटम नहीं है, आप उसे एटम कह रहे हो। हमारी दृष्टि में तो वो अनेक एटम का एक पिंड है जिसे हम स्कंध कहते हैं, वो है। समझ आ रहा है? दो चीजें होती हैं, एक अणु और एक स्कंध। क्या बोलते हैं? स्कंध। पुद्गल के दो भेद, एक अणु रूप में और एक स्कंध को कहलाता है। तो अणु तो हो गया छोटा, वह पार्ट, और उन अनेक अणुओं से मिलकर के जो चीज बन जाती है, जो हमें देखने में आए, ग्रहण करने में आए, वो हो गया स्कंध। समझ आ रहा है? तो हमें जितना भी कुछ दिखाई पड़ रहा है वो अणु दिखाई पड़ रहे हैं कि स्कंध? सब कुछ क्या है? स्कंध है। समझ आ रहा है? पूरा शरीर भी अनेक अनंत परमाणुओं का क्या है? स्कंध है। समझ आ रहा है? जो सिर का एक बाल है, उस बाल का एक सबसे लास्ट पॉइंट भी क्या है? समझ आया? जिसको कि आप और ज्यादा न तोड़ सको, उसको एटम नहीं समझ लेना। क्या समझ आ रहा है? वो भी क्या है? स्कंध है ना? तो जो कुछ भी हमारे पकड़ में, ग्रहण करने में इंद्रियों के द्वारा आएगा, वो सब कुछ स्कंध होगा। अणुओं के मिलने से ये स्कंध बनते हैं, और स्कंधों के टूटने से अणु बनते हैं। समझ आ रहा है? दो प्रकार का एक प्रोसेस होता है ना, है? एक तो जुड़ना और एक बिखरना। समझ आ रहा है? और जो एक तरीके से इसी को तत्वार सूत्र में लिखा गया, भेदादणु, माने अणु जो बनते हैं भेद से बनते हैं। भेद माने उसको हम डिवाइड करते जाएं तो वह अणु का रूप ले लेता है। स्कंद को अगर हम जो है तोड़ते चले जाएं तो वह अणु बन जाता है। समझ आ रहा है? तो ये जो है फिजिक्स सारी की सारी तत्वार सूत्र में भी दी हुई है 5वें अध्याय में, और उसी का कुछ थोड़ा सा रूप यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। अगली बात समझ में? यह 6 द्रव्यों का आपके लिए वर्णन हुआ। इसके बाद 7 तत्व का वर्णन प्रारंभ होगा, है ना? वो नए दिमाग से। हाँ, अच्छा, छूट गया। हाँ, सवर्णुत्थान दान रिहम, है ना? इसका मतलब बता चुके हैं। वह जो प्रदेश वाला एक अणु है वो कैसा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। सब अणुओं को सवर्णुत्थान, ठाण माने स्थान देने में, दान माने देने में, रिहम माने योग्य है, समर्थ है। समझ आ रहा है? वह एक अणु सभी अणुओं को स्थान देने की योग्यता रखता है। माने एक अणु में भी अनंत अणु समाहित हो सकते हैं, लेकिन उसका आकार बढ़ेगा नहीं। वो स्पेस पॉइंट, एक सिंगल स्पेस पॉइंट में ही अनंत अणु समाहित हो जाएंगे। समझ आ रहा है? ऐसी भी क्षमता रहती है। कभी आपने सोने चांदी वाले हो पारा देखा है? पारा है? हाँ, तो उस पारे की ये विशेषता होती है कि उस पारे में आप सोना डालते जाओ। डाला है कभी? वो सब खाता जाएगा। क्या समझ आ रहा है? हाँ है? हाँ, अच्छा, तो ऐसा क्यों डाल क्यों देते हो? क्यों डाल देते पारा? हाँ, अच्छा, तो जो भी हो, पारे को एक बार मैंने देखा, बिल्कुल मतलब कढ़ाई पर, गरम कढ़ाई पर जो है ना, उसने उसमें पारा डाला और फिर उसमें वो सोना डालता जा रहा है। वो मतलब विलीन हो जा रहा है बिल्कुल। कितनी अमाउंट में उसमें डालो, वो सब पारा उसको खाता जाता है बिल्कुल, और वो वहीं का वहीं बना रहेगा, है? हाँ, उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ती, सब पूरा सोना खा जाता है। समझ आ रहा है? हाँ, जैसे कोई पतला आदमी होता है, कितना ही खिला दो फिर वो सब खा जाता है, फिर वो वैसा का वैसा ही दिखाई देता है।
समझ आ रहा है? ऐसा होता है। तो ये अणु में ऐसी क्षमताएं होती हैं कि वो एक अणु जो है अपने में अनंत अणुओं को धर लेगा और उसका स्पेस उतना ही रहेगा। समझ आ रहा है? ऐसी क्षमताओं वाले अणु होते हैं। तो ऐसे दूसरे भी हमें प्रयोग स्थूल रूप में भी देखने में आ रहे हैं, तो इस सूक्ष्म रूप में तो वो होता ही है। तो ऐसे जो है बहुत सारी धातुएं होती हैं। समझ आ रहा है? सब कुछ जो है एक में ही विलीन होता चला जाता है और वो वहीं का वहीं बना रह जाता है। इसको बोलते सव्वाण उत्थान दान रिहम। रिहम माने अरहम, अरहम माने योग्य। समझ आ रहा है ना? अरह, अरह से ही ये रिहम बनता, अरिहम। आका उसमें लोप हो गया, उसके साथ रहेगा अरिहम हो गया, है ना? प्राकृत में अरहम को क्या बोलेंगे? अरिहम। अरिहम, आका लोप हो गया, अरिहम, अरहम, अरिहम। ठीक है? अरिहम का शाब्दिक अर्थ होता है योग्य, इतनी उसके अंदर हाँ कैपेबिलिटी है। परमाणु की बात चल रही है। प्रदेश का मतलब आकाश का स्थान जो घेर रहा है परमाणु, उसकी बात है, आकाश की नहीं। अवकाश देने की योग्यता आकाश में भी होती है, लेकिन वह सभी अणु एक ही जगह पर वो सबको स्थान दे दे ऐसा नहीं होता, है ना? सब द्रव्य अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आकाश में स्थान प्राप्त करते रहेंगे, स्थान सबको देगा। लेकिन जैसे एक अणु में एक ही स्थान पर एक ही अणु के अंदर अनंत अणु समाहित हो जाते हैं, है ना? ऐसी योग्यता अन्य किसी के पास में नहीं होती है ना? आकाश में भी योग्यता देखा जाए तो बहुत बड़ी है, क्योंकि वो भी जो अणु है वो भी आकाश में ही है। लेकिन वह उसके लिए एक सामान्य कारण है। वस्तुतः जो अणु में अनंत अणु समाहित हो रहे हैं ये एक बड़ी बात है ना? और वो जो आकाश है वो उसका एक सामान्य कारण है, जो कि एक कहना चाहिए उस कारण के होने की ही बस केवल आवश्यकता है, बाकी कार्य जिसमें घटित हो रहा है वो महत्वपूर्ण बात होती है। तो ऐसे करके 6 द्रव्यों की आपको जानकारी दे दी गई। लास्ट में थोड़ी देर के लिए बस एक रिवीजन करना है कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। ठीक है? अब हमें गाथा ढूंढ के बताना। हम कुछ पहले पूछ रहे हैं कि कौन सी गाथा में ये मैटर आया है जो हम बोल रहे हैं। ठीक है? चिल्लाना नहीं, जिसको आए वो हाथ उठाना। ठीक बात? चलो ये बताओ, धर्म द्रव्य का वर्णन कौन सी गाथा में है? जिनको आता हो हाथ उठाना केवल। हाँ, नकल कर लो, ढूंढ लो, कोई दिक्कत नहीं, खुली किताब है। हाँ, किन किन को आया, मिल गया? हाँ हाँ, सबसे लास्ट में बोलिए। गाथा नंबर 25। अच्छे से देख लो, इंग्लिश के लेटर नहीं लिखे, हिंदी के लिखे हैं क्या? पढ़ने में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ, ऐसा नहीं, एक वर्णन तो एक ही चीज में मिलेगा, इसमें भी उसमें भी, ऐसे कैसे? हाँ आप बताइए। हाँ, 17 नंबर की गाथा में धर्म द्रव्य का वर्णन है ना? सब फेल हो तुम लोग हैं, अभी तो सरल सरल पूछ रहा हूँ। अच्छा बताओ, पुद्गल द्रव्य की 10 पर्यायें कौन सी गाथा में कही गई हैं? पुद्गल द्रव्य की 10 पर्यायें बताई थी, वो कौन सी गाथा में है? जल्दी जल्दी बोलो, ऐसे परीक्षा होगी तब तो हो गया काम। मतलब तुम लोग घर पर कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। 16, इतनी देर में मिली 16, उसी के ऊपर तो देखते हैं। जीव द्रव्य का वर्णन कितनी गाथाओं में है? कितनी टोटल गाथाओं की संख्या बतानी है। जीव द्रव्य का वर्णन कितनी गाथाओं में किया गया? और अच्छे से बोलो कि जो करके बोलो तो अच्छा और बनेगा सेंटेंस। जो अब समझ के बोलो, जो आपको हिंट दे दी ना मैंने, नहीं आ रहा?
चलो बोलो। हाँ, ऐसा नहीं, पुद्गल और अजीब के बीच में ही कॉम्बिनेशन बनाना है। हाँ बोलो। ये क्या मतलब हो गया? तो अजीब है, पुद्गल नहीं है। अच्छे से बोलो। जो जो पुद्गल होता है वह अजीब नहीं है। फिर क्या हो गया? वो अजीब होता है, और जो जो अजीब होता है वह पुद्गल ही नहीं होता है, और भी कुछ होता है। उसका मतलब ये है, पुद्गल ही नहीं होता है। उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? ही नहीं होता है, ऐसा। जो जो पुद्गल होता है वह अजीब ही होता है, ऐसा करके बोलो। भी और ही लगाना। जो जो पुद्गल होता है वह अजीब ही होता है। लिख लिया करो, फिर बाद में अकल चलती नहीं तुम लोगों को, है ना। जो जो पुद्गल होता है वह अजीब ही होता है, किंतु जो जो अजीब होता है वह पुद्गल ही नहीं होता है। ऐसा वाक्य बनेगा। इस समझ में आ गया? माने पुद्गल के अलावा भी और भी कुछ अजीब होते हैं। ठीक है, चलो एक अंतिम प्रश्न। काल द्रव्य को काय क्यों नहीं कहा गया, इसके लिए किस गाथा में वर्णन आया कि इसलिए काल काय नहीं है? इसलिए काल काय नहीं है, यही शब्द की क्या? इसलिए काल काय, हाँ कौन सा? 24। हाँ हाँ, तो ये कौन से नंबर की गाथा है? 25। कालस से गोण तेण सो काओ, ये 25 नंबर की गाथा है। समझा ना? इसलिए काल काय नहीं है। समझ आ गया? कौन बताएगा पुद्गल द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं? हैं? उसको समझाओ, बड़ी वाली दीदी को। पुद्गल द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं? 3। 3 प्रकार के प्रदेश होते, 3 नहीं होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से? संख्यात, असंख्यात और अनंत। इंग्लिश में ही बताया था। हम्म ऐसे। ठीक है, चलो इसकी प्रैक्टिस करना पहले, कल फिर पूछ सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाया जाएगा। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए व्हाट्सएप नंबर 9310781008 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9310781008। ईमेल ID jeevdaya@arham.yoga।